नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई है। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के समय सूझबूझ से काम किया। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिलने के बाद राज्य में नुकसान कम हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद देहरादून में अफसरों के साथ बैठक की। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने तबाही के हालात को देखे हैं। भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिलने के बाद राज्य में नुकसान कम हुआ, जनहानि कम हुई, क्योंकि पहले ही बचाव को लेकर काम कर लिया गया था। अमित शाह ने कहा कि 16 अक्टूबर को भारत सरकार की तरफ से उत्तराखंड को चेतावनी जारी की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूझबूझ के साथ हालातों को देखा। एक बात मैं सुनिश्चित कहना चाहता हूं कि लगभग 26 घंटे पहले हम चेतावनी देने में सफल रहे और चेतावनी को हर मोबाइल यूजर तक, हर जगह पे और यात्रियों के जहां कैंप थे वहां पर हमने समय पर पहुंचाया। जहां तक आज का सवाल है, पानी अब नुकसान ज़्यादा नहीं करेगा, मगर जो नुकसान कर दिया है इसको रिपेयर करने का हमें यत्न भी करना पड़ेगा। और वो रिपेयरिंग कुछ जगह पे ऐसा जरूर हवाई सर्वेक्षण में दिखता है जो एकदम जल्दी से नहीं होगा। मानो पूरा रोड जा रहा है, 25 मीटर का रोड ही भूस्खलन में बहकर निकल गया है, तो पहाड़ को थोड़ा काट कर बनाना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करी है धामी सरकार और मुझे पूरा भरोसा है देवभूमि फिर से हमें एक बार आशीर्वाद देगी। वहीं कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार का ये दौरा हवाई है और आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरीके से फेल है। हवाई सर्वे है, अच्छा होता प्रधानमंत्री जी धरातल में जाते, जहां पर बड़ी आपदा की क्षति हुई है, चाहे नैनीताल जनपद, पिथौरागढ़ जनपद, चंपावत जनपद, इन जनपदों में जाते तो हम समझते हैं कि सरकार आपदा के प्रति गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी आपदा के प्रति संवेदनशील है, लेकिन इससे कोई लेना देना सरकार को नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और अमित शाह का दौरा भी केवल हवाई दौरा है और भाजपा का जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो भी हवाई साबित होने वाला है। उत्तराखंड में दैवीय आपदा से अभी तक 55 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अभी भी कुछ लोग मिसिंग बताए जाते हैं। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार का महज एक हवाई दौरा है। हालांकि सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि वह आपदा के प्रति लगातार संवेदनशील है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड में बारिश थमने के बाद बर्बादी का मंजर दिखना शुरू हो गया है। हल्द्वानी, नैनीताल, रामगढ़ जैसे तमाम इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है और इसी तबाही की हकीकत देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 1 इंडिया पहुंचा है। और जो हालात हमारी टीम ने देखे वो दिल दहला देने वाले थे। आपदा से अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 19 अक्टूबर को आए सैलाब में गौला नदी के पुल का एक हिस्सा नदी में समा गया था, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश और आसमान से बरसी आफत ने इस पूरे देवभूमि में जमकर कहर बरपाया है। उसकी तस्वीर है ये गोला घाट का ये पुल। आप देखिए, गोला नदी पर बना हुआ ये पुल 19 तारीख की सुबह पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया। अब ये देखिए, ये इस पुल को जोड़ने का ये संपर्क मार्ग है जो पूरी तरीके से इस वक्त ये पुल से संपर्क कट चुका है। गोला नदी जो पहाड़ से, नैनीताल के पहाड़ों से निकल के आने वाली ये नदी है और ये इस नदी ने अचानक इतना विकराल रूप धारण किया कि ये पूरे का पूरा, अब देखिए इस पुल, आप मेरे पीछे देखिए, जहां पर अभी भी पूरे इस सैलाब के 3 दिनों बाद भी यहाँ पर अभी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मलबे से लोगों को तलाशने की कोशिश कर रही हैं। अभी यहाँ पर 5 डेड बॉडी अभी तक निकाली जा चुकी हैं।
अभी इसमें कई लोगों के दबे होने की संभावना है और उनको खोजने के लिए लगातार यहाँ पर जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त एसडीआरएफ के हेड कांस्टेबल हैं लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, एसडीआरएफ घटना के बाद से मौके पर पहुंच गई थी, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर है। किस तरीके से आप लोगों ने अभी तक ये पूरा जो है सर्च ऑपरेशन चलाया? अब तक कितनी डेड बॉडी निकाल चुके हैं और अभी कितने लोग दबे होने की संभावना है? सर, हमारी जब कल टीम यहाँ पहुँची थी तो गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर स्लाइडिंग हुई और लगभग 9 मजदूर 10 मजदूर इसके अंदर थे और 9 मजदूर उसमें दब गए और एक मजदूर अभी जो है घायल है, वो ठीक है थोड़ा, लेकिन 9 लोग इसमें दब गए। तो कल जब हमने सर्च ऑपरेशन चलाया तो लगभग 2 बॉडियाँ कल शाम तक हमने रिकवर कर चुके थे। आज पुनः सुबह 7 बजे से सर्च ऑपरेशन प्रारंभ किया गया, तो उसके बाद हमने 3 बॉडियाँ अभी तक रिकवर कर चुके हैं। अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, तो हो सकता है कल तक सभी लोग। तो अभी क्या कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है कि किस जगह पर हो सकते हैं या कहीं कुछ उम्मीद लगी है कि कोई बॉडी दिखाई दे रही है? नहीं सर, अभी बॉडी तो इसमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो व्यक्ति इसमें से एक घायल व्यक्ति बचा हुआ है उसके द्वारा बताया गया कि जो हमारे साथी सोए हुए थे वो उस साइड ही सोए थे। इस वजह से हमारा सर्च ऑपरेशन लगातार उसी तरफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कितना टिपिकल टास्क है। अगर मैं इस थोड़ा सा इस टास्क को समझना चाहूँ तो ये कितना टिपिकल टास्क है आप लोग के लिए? किस तरह का ऑपरेशन है? जी, कितना टिपिकल टास्क है ये? सर काफ़ी टिपिकल टास्क है, लेकिन हम लोग कल से यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं जी। और बिल्कुल बिल्कुल लगातार चूंकि ऑपरेशन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही। जी, क्या कितना बड़ा मुश्किल टास्क है ये आप लोग अभी जो जिस तरह सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं? सर, इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को, क्योंकि ये पूरा मकान के अंदर मलबा घुसा है। अगर हम नीचे काम कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत ये है कि मकान गिरने का डर लग रहा है। लगातार हमारे साथ जेसीबी और ये एनडीआरएफ हम लोग साथ में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, और तो पहले जेसीबी के द्वारा लेंटर को गिरा रहे हैं ताकि सर्च ऑपरेशन में वो हमारे ऊपर गिरे ना। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है, क्या किसी के जीवित होने की भी संभावना है क्या कोई? नहीं सर, क्योंकि इसको आज 3 दिन घटना घट चुके हैं, तो जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। जीवित होने की संभावना नहीं है, तो अब ये है कि बस डेड बॉडी रिकवर करना ये प्रियोरिटी है। हाँ, फिलहाल सर हमारा उद्देश्य ये है कि सभी बॉडियाँ बरामद हो जाएं। जब तक ऑपरेशन चलता है कि तब तक हम लोग सोच रहे हैं कि लगातार सारी बॉडियाँ रिकवर हो जाए। बिल्कुल, तो देखिए जो सबसे बेहद ही मुश्किल टास्क है ये एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लिए बेहद मुश्किल टास्क है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब जरा इस पूरे बिल्डिंग को देखिए। यहीं पर वो सारे मजदूर थे जो 9 मजदूर बताए जा रहे हैं, वो सारे मजदूर यहीं पर जो है रात में सो रहे थे जिस वक्त ये पूरा सैलाब आया, और उसके बाद सारे लोग यहीं पर दब गए जो है, और इसीलिए आधा मकान टूट चुका है। अगर अंदर मलबे को तलाशने की कोशिश की जाएगी तो इस बात की संभावना भी है कि अगर मशीनें अंदर जाती हैं मलबा हटाने के लिए तो ये पूरी बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। ऐसे में ये दूसरी घटना भी हो सकती है, जिसको बचाने के लिए पहले ऊपर से इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, ऊपर से बिल्डिंग को तोड़ करके अलग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ इस मलबे से शवों को निकालने की कोशिश की जाएगी। तो बेहद ही मुश्किल टास्क है। इस पूरी आसमान से आई आपदा ने यहाँ पर जबरदस्त तबाही आई। यहाँ सड़क के काम के लिए यहाँ पर जो है मजदूर थे वो यहाँ पर रुके हुए थे। उन्हें क्या मालूम था कि आज रात में जो सो रहे हैं वो सुबह कभी जगेंगे नहीं। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी। सबसे पहले यह दुर्घटना मैंने देखी। जी, आपने देखी दुर्घटना? मैंने दुर्घटना देखी, मैंने एक आदमी भी बचाया है। आप उसका इंटरव्यू ले सकते हैं जी। मेरे घर पे है वो आदमी, ओके। और हमने अभी तक सेवा की है। आपको आज कैसे पता क्या उस वक्त जो है जब आप मौके पे पहुंच गए थे क्या? मैं जब घर से क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णानंद शास्त्री, जी। ग्राम शकुना। तो जब मैं सुबह 5:30 बजे उठा तो मुझे मकान जो है तिरछा लगा। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि चलिए देखते हैं वहाँ। तो हम लोग आए तो एक बाहर निकला हुआ था, बाकी सब दब चुके थे। तब तक क्या पानी का जलजला निकल चुका था या चल रहा था? पूरा भर चुका था पानी का जलजला, और पत्थरों से पट चुका था। एक आदमी बाहर था, उसे हम लोग खींच कर ले आए, और मैंने 3 दिन तक उसकी सेवा करके रखा हुआ है। उस वक्त तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया था यहाँ पर? ना 5:30 बजे की बात है। सुबह 5:30 बजे। तो
और आपको मतलब पहले मालूम नहीं था कि यहाँ पर 8-10 लोग दबे हुए हैं? ना ना ना, ये लगभग उसी व्यक्ति ने बताया? 4:30 बजे के समय में हादसा हुआ है। जी। और मैं भगवान से अब सोच रहा हूँ, काश अगर 1-2 लोगों को मैं और बचा सकता तो मैं अपने जीवन में धन्य हो सकता। आपने एक की जिंदगी बचाई, उसने क्या बताया आपको जो है? अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके पास भी चलेंगे। तो वो बता रहा है कि मैंने 9 लोगों को मरते हुए देखा अपने सामने। अब आप सोचिए, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या होगा कि जिस शख्स ने अपनी आंखों के सामने अपने 9 साथियों को मरते हुए देखा हो, उसके साथ क्या बीत रही होगी। लेकिन वो खुशकिस्मत इंसान है कि उन 10 लोगों में से एक वो जीवित बच गया, और उन्हें जीवित बचाने में इस शख्स की, जो यहीं रहते हैं, इनकी एक बड़ी भूमिका थी। क्योंकि जैसे इनको पता चला, मानवतावश वो मौके पर आए और जब देखा तो एक व्यक्ति कराह रहा था और उसको इन्होंने उस मलबे से निकाला, लेकिन बाकी लोग पूरी तरह मलबे में जमींदोज हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल उत्तराखंड में जिस तरीके से तबाही आई है, उस तबाही को लेकर अब जगह जगह स्थिति बहुत ही भयावह है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 9 लोगों ने एक शख्स के सामने दम तोड़ दिया। एक शख्स जो बचे हुए, उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार उनके जो हालात हैं। रात के अंधेरे में जब आप गहरी नींद की आगोश में रहे हों, उस वक्त एक सैलाब आता है और वो सैलाब आपके 9 साथियों को आपके सामने ही लील लेता है। आप सोचिए कि जिसकी आंखों के सामने 9 मौतें हुई हों, उस शख्स की स्थिति क्या होगी। लेकिन वो खुशकिस्मत इंसान भी है जिसने इस सैलाब में खुद को बचा लिया। न्यूज 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको उस शख्स से हम मिला रहे हैं जो उन 10 मजदूरों में से एक था जो जीवित बचा है, लेकिन बदकिस्मती उसके 9 साथी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम है आपका? राजन शाह। राजन, कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल का। नेपाल के रहने वाले हो। वहां पर जिस वक्त ये पूरा सैलाब आया, उस वक्त तुम लोग जग रहे थे, सो रहे थे? सो रहे थे सब। सो रहे थे। तो अचानक सोते सोते जो है सैलाब आया? अचानक ये सब चट्टान जब फूट गया, उसके बाद ये सब ये सैलाब निकल आया और पत्थर का चट्टान भी हो गया और सारे लोग सोए के सोए रह गए। अच्छा, कितने लोग थे उस वक्त तुम लोग? 10 जना। 10 लोग थे। तो घर के अंदर ही सो रहे थे? घर के अंदर ही, शटर अंदर ही है। अच्छा, शटर बंद थी, बाहर से शटर खुला था। शटर खुला था और सो रहे थे तुम लोग? सो रहे थे। तो क्या पीछे से दीवार तोड़ के पानी आया क्या? पीछे से जो अंदर से पहाड़ की तरफ से पानी दीवार तोड़ के और पत्थर आया, पत्थर सारी पत्थर दीवार तोड़ दिया और पानी सैलाब आने लगा। वो पानी को सैलाब से हमने बाहर थोड़ा निकल पड़ा। तो तुम उसी सैलाब में बाहर निकल पाए जो? हाँ जी। तो बाकी लोग नहीं निकल पाए? बाकी लोग सब उसी पे दबा हुआ है। तो क्या कोई बड़ी चट्टान है क्या अंदर? हाँ, बहुत बड़ा चट्टान है उसमें। वो चट्टान में ही दब गए जो? हाँ, सब। तुम कैसे उससे बच गए? हमारा ऊपर सर के ऊपर पत्थर ने दबा दिया और पानी को लहर ने हमको बाहर निकाला। पानी की लहर थी जिसकी वजह से तुम बाहर निकल आए जो है? जी। तो तुम्हारे कहाँ कहाँ चोटें आई जो है? सर में और सीने में और ये जांघे में और ये पैर का सब जितना है, ये सब नुकसान, सब चोटें आई जो? सब चोट तो लगा। तुमने अपनी आंखों के सामने उन सब लोगों को वो चिल्लाते रहे होंगे, कराहते रहे होंगे, कुछ चिल्ला भी नहीं पाए? चिल्ला भी नहीं पाए और ना कुछ भी बोलने का मौका भी नहीं मिला है उन लोगों का, और बाहर निकलने को भी मौका नहीं मिला है। 5 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंदर में सब मलबा रूम के अंदर भर पड़ा, पूरा भर गया जो है। तो तुम वहां पर जब देखे होगे तो तुम्हें उसी वक्त पता चल गया था कि तुम्हारे बाकी सारे साथी अंदर दब गए जो है, या तुमने कुछ कोशिश की जो है किसी को बचाने की या किसी को निकालने की? एक जना को हमने बाहर जो छटपटा रहा था उसको हमने टांगे पकड़ के खींचने की कोशिश किया और वो बड़ा पत्थर चट्टान ने उसको सर दबा दिया था और एक हाथ ऐसे करके दबा दिया था, उसको हम निकाल नहीं पाए। इसका बाद उसको हम छोड़ के बस चल दिए। फिर छोड़ के चल दिए। तुम्हें लग रहा था कि अगर ज्यादा देर रुकूंगा तो तुम भी इसी में दब जाओगे या फिर ये सैलाब तुमको भी दबा देगा जो? हमको ये लग रहा था कि ज्यादा देर रुकेंगे तो हम भी इसी में दब के मर जाएंगे। तो उस वक्त कैसा, किस तरह का मंजर था, किस तरीके की सोच थी? तुम्हें यकीन था कि तुम बच जाओगे या लग रहा था कि बस अब जिंदगी खत्म? नहीं, हम लोग का सोच था सब जना जिंदगी खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे।
फिर वहां पर जब बाहर आ गए तो क्या स्थिति थी, फिर कैसे तुम निकले वहां से? वहाँ से हमने पानी का लहरों से और चट्टान के और पत्थर सीने में और सर पे पत्थर दबा हुआ था। बड़ा चट्टान था, वो दबा था पानी के, और किस किनारे में ले जाके पत्थर रुक गया। उसके बाद हमने पत्थर से धीरे धीरे शरीर को इधर उधर करके हमने निकल पड़ा। पता अगर पानी ना होता तो पत्थर दबा गया होता। हाँ। पानी के बहाव से पत्थर थोड़ा हिलता डुलता हाँ। रहा जो है। पानी को जो बाहर से जो हम लोग को पत्थर इधर उधर हिलता रहा था और पत्थर आगे तरफ चल पड़ा, और पानी को लहरों का नहीं होता तो हमको उसी वक्त वहीं पे हम लोग सब जना साफ हो जाते। फिर तुम्हें बाहर निकाल के कौन लाया? अकेले आए हैं हम। अकेले आए जो है, फिर वहां से घसीटते हुए आए। फिर यहाँ के इन लोगों ने मदद किया, गांव वालों ने? जोशी जी ने हाँ। हमको और कपड़े दिए। हाँ। और कपड़े दे के और बहुत 4-5 दिन हमको सब इज्जत किए और डॉक्टर मेडिकल सब किए हैं। उसके अलावा हमको देश 21 अक्टूबर को 62वां पुलिस स्मृति दिवस मना रहा है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कर्मियों को दिवाली का तोहफा देते हुए साल 2001 के आरक्षी पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे को 4600 करने की मंजूरी दी है। इस स्मृति दिवस परेड के साथ उत्तराखंड पुलिस के साथ एक नया इतिहास जुड़ गया है। प्रदेश में आई आपदा के बाद उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में पहली बार शाम को पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने भी हमको कहा है कि हर संभव सहायता के लिए आगे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी हमको सहायता के लिए कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस आपदा को स्वयं देख रहे हैं और लगातार हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ अति संवेदनशील होकर माननीय गृह मंत्री जी कल रात को 1:30 बजे यहाँ पहुंचे। आज पूरे दिन भर उन्होंने रियल सर्वे किया, सभी जगह का जो है उन्होंने देखा, आकलन किया है। हम जल्दी क्षतिपूर्ति का भी आकलन कर रहे हैं। सब जिलों से हमने रिपोर्टें मंगवाई है, उसके आधार पर जल्दी जो है हम केंद्र को प्रेषित करेंगे। 26 सालों से सुराहने से मैक्सिमम राशि 20,000 थी डीजीपी के लेवल पर, एसएसपी की 2,500 थी, डीआईजी की 5,000 थी, आईजी की 10,000। अब उसमें यूपी में वो 3 बार में चेंज होकर 10 गुना हो चुकी। तो हमने प्रस्ताव भेजा था कि डीजीपी की मैक्सिमम पावर 2 लाख हो और इनकी एसएसपी की 25,000। उन्होंने उसके अनुरूप प्रशासन ने स्वीकार। तो आसमान से बरसी आफत से सरोवर नगरी नैनीताल के बलिया नाला क्षेत्र में खतरा एक बार फिर से पैदा हो गया है। यहां बीते 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन से डरे हुए लोगों ने खुद ही घर छोड़कर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानों पर पलायन करना शुरू कर दिया है। वहीं विस्थापन करने वाले परिवारों के सामने अब इन स्थानों पर केवल एक ही शौचालय होने और बिजली भी उपलब्ध न होने जैसी समस्याएं हैं। जो स्थिति है वो तो बद से ज़्यादा बदतर है। जैसे अभी आप लोग देखेंगे नीचे को तो बहुत तेज़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो रोका जाना तो संभव अब तो नहीं है। ऐसा तो हमें लगता है कि प्रशासन भी अब अगर चाहे अब तो इसको एकदम तो इसको रोका नहीं जा सकता। तो प्रशासन को इस वक्त तो व्यवस्था तो ये करनी चाहिए, जो लोग मुहाने पे हैं, जो बिल्डिंग हमारे पीछे है ये पूरी हम इसको खाली करा चुके हैं, तो जो लोग एकदम मुहाने पे इनकी अस्थायी व्यवस्था तो कराई जाए, क्योंकि बच्चे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। और जो अभी व्यवस्था डीएम साहब ने फ़ोन के माध्यम से कराई थी कल, तो वो पर्याप्त तो नहीं है। डर लग रहा है। कल तो हम रात में भागे थे, परसों रात भी भागे हम लोग, सब सामान छोड़ के सुबह भागे यहाँ पे से। सब गिर रहा है और ऐसे ही जान बचा के भागना पड़ रहा है। न कोई होश है, सामान यहाँ पे रखा है, सब ला के रखा हम लोगों ने सामान अभी, और ये जा ही रहा है। कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए। हमारा घर यहाँ बिल्डिंग पूरी खाली करवा दी है। पढ़ाई में BA LLB की स्टूडेंट हूँ मैं। और आइए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें।